रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का स्टेट प्रेसिडेंट। सर आपका परिचय। शरबत पूनिया, प्रदेश महासचिव हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन और वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन। ओके। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन का 11वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन है उसका दूसरा दिन है। कल 16 जुलाई को ये शुरुआत इसकी हुई है और आज 17 जुलाई को महासचिव की जो कल रिपोर्ट पेश की गई है सम्मेलन में, तमाम राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं उस महासचिव की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं। और दूसरा मुख्य पहलू आज का ये है कि मुख्य 7 प्रस्ताव आज की इस कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए हैं। और इसके अलावा जो चर्चा की गई है, आज मुख्य वक्ता के तौर पर CI2 के जनरल सेक्रेटरी कामरेड तपन सेन, उन्होंने भी आज अपना संबोधन किया है। और मुख्य रूप से आज की कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि पूरे देश में जिस प्रकार से ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के कर्मचारी और मजदूर पर काफ़ी संकट है, इसको तमाम लोगों को कैसे संगठित किया जाए, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट में, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तमाम लोगों को संगठित करके आने वाले समय में संगठित आंदोलन का निर्माण किया जाए। ये मुख्य तौर पर आज की इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जा रही है। दूसरा, ये जो प्रस्ताव पास किए गए हैं ये सरकार को भेजे जाएंगे, चाहे वो महंगाई पर रोक लगाने का सवाल है, चाहे वो आज डीजल पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी हुई है उसको कम करने का सवाल है, चाहे वो बेरोजगारी, भयंकर बेरोजगारी है उसको समाप्त करने की सरकार योजना बनाए, वो ख़त्म करे, इस पर ये प्रस्ताव पास किया गया है। निजीकरण पर रोक लगाने का ये प्रस्ताव पास किया गया है। और मुख्य तौर पर जो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में जो कामगार काम कर रहे हैं, जो आज उनकी सामाजिक सुरक्षा की जो गारंटी है उसको जिम्मेवारी सरकार की बनती है, प्रस्ताव पास किया गया है। और तमाम जो सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारी और मजदूर के अंदर जो शोषण है उसको वो समाप्त किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम वो जो बहाल की जाए, इस प्रकार की चर्चा आज की इस कॉन्फ्रेंस में की जा रही है। सरकार ने अभी अग्निपथ जो स्कीम लॉन्च की है, क्या उस पर भी चर्चा इस कॉन्फ्रेंस में? हाँ, ये अग्निपथ की जो स्कीम है ये भी इन प्रस्तावों में शामिल है। इसको भी रद्द करने के लिए आज यहाँ प्रस्ताव पेश किया गया है। भविष्य में कोई बड़ी रणनीति का भी इसमें बनने की योजना है? जैसे मैंने बताया कि पूरे देश के जो प्रतिनिधि हैं वो लगभग 550 के लगभग प्रतिनिधि पूरे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वो इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार की रणनीति हो। तमाम सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के जो कामगार हैं, कर्मचारी मजदूर को कैसे संगठित किया जाए। जैसे हरियाणा में भी सरकारी क्षेत्र में तो लोग संगठित है, आंदोलन पर भी है। एक बड़ा हिस्सा है प्राइवेट क्षेत्र के अंदर, चाहे वो ऑटो का है, टैक्सी का है, चाहे वो गुड ट्रक्स का है, दूसरा प्राइवेट क्षेत्र है, वो उनको भी कैसे संगठित किया जाए। आने वाले समय में ये भी काम हमारा संगठन भी हाथ में लेगा CI2 की मदद से, और पूरे देश के अंदर तमाम तरह के लोगों को संगठित करके एक बड़े आंदोलन का निर्माण किया जाएगा और आंदोलन की रणनीति वो तय की जाएगी, कल उसकी घोषणा की जाएगी। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन का जो मुद्दा है, जो जिसको लेकर के ये सेमिनार बुलाया गया है, सम्मेलन बुलाया गया है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के अलावा भी कुछ मुद्दे लिए गए हैं इसमें। देखिए, ये असल में जो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, केवल उनका मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा तो पूरे देश की, प्रदेश की जनता का मुद्दा है। अब आप देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भी उपभोक्ताओं को ज़रूरत है जिस भी सामान की, वो लाने ले जाने का काम ट्रांसपोर्ट द्वारा होता है। और वो काफ़ी बड़ी जो आज ये हम डीजल पेट्रोलियम की कीमतों की बात कर रहे हैं, इसका भार जनता पर पड़ रहा है। वो उनके किराए बढ़ेंगे, उसका भार जनता पर पड़ेगा। अब ये टोल टैक्स की लड़ाई है हमारी, अब ये भारी भरकम टोल टैक्स किया गया है, वो जनता की लड़ाई है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 ये भी प्रस्ताव जो पास किया गया है रद्द करने का, वो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 से प्रभावित आम जनता हो रही है।
मतलब भारी भरकम जुर्माने का भुगतान जनता को करना पड़ रहा है। इसलिए ये जनता से भी हम अपील कर रहे हैं कि जो केवल ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के अंदर काम करने वाले लोगों की लड़ाई नहीं, ये आम जनता की लड़ाई है। सबको मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। इस सेमिनार से हरियाणा रोडवेज को कितना फायदा हो पाएगा? जो कर्मचारी है जो मांग उठा रहे हैं लगातार रोडवेज के अंदर बसें बढ़ाने की या रोजगार बढ़ाने की। देखिए, हरियाणा रोडवेज को फायदे का सवाल जहाँ तक है, क्योंकि जब हम पहले से कह रहे हैं, अभी अलग अलग क्षेत्र में आंदोलन किए जा रहे हैं। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी आंदोलन अलग से कर रहे हैं, प्राइवेट क्षेत्र के लोग अलग से कर रहे हैं। हमारी जो योजना जो यहाँ से बढ़ाई जा रही है कि प्राइवेट से सरकारी सबको इकट्ठा करके हम मिलेंगे तो हरियाणा रोडवेज को भी उसका लाभ मिलेगा। हरियाणा रोडवेज को आपको ध्यान रहे कि 2018 में 18 दिन की जो हड़ताल की, आम जनता की हमें सपोर्ट मिली। उसमें प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ तमाम तरह के लोगों की मदद मिली। और हम जो ये कहना चाहते हैं, इस प्रकार से रोडवेज के अंदर जो मुद्दा भी हम जनता के लिए उठा रहे हैं। आज जो 1 करोड़ से ज़्यादा उस समय जनसंख्या थी, तब केवल हमारे कर्मचारी 23,600 थे और 3884 बसें थी। आज 3 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या हो गई। आज हमारे पास केवल नाम मात्र बच गई 2300 बसें, 15,000 के लगभग कर्मचारी बच गए। अगर हम जो मांग उठा रही है रोडवेज के बेड़े में बस बढ़ाई जाए, इन बसों का बेड़ा बढ़ा करके 10,000 किया जाए, तो ये जनता को जहाँ तक बेहतर सुरक्षित परिवहन की सेवा मिलेगी, वहाँ बेरोजगार जो लोग उनको स्थायी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 10,000 बसें अगर आती हैं तो एक बस पर 6 लोगों को रोजगार मिलता है, तो सीधे 60,000 बेरोजगारों को इसमें रोजगार मिलेगा। इसलिए ये जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये रोडवेज का दायरा अगर बढ़ता है, आम जनता को, छात्र छात्राओं को, स्कूल कॉलेज में जाने वाले जो स्टूडेंट है, उनको इसका लाभ मिलेगा। एक सवाल और, मोटर व्हीकल एक्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से लगातार चर्चा में है। कर्मचारी हैं जो खासकर हरियाणा के जो रोडवेज कर्मचारी है और दूसरे जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स है, वो विरोध क्यों कर रहे हैं इस बात का, मोटर व्हीकल एक्ट का? मैं ये कह रहा हूँ, मोटर व्हीकल एक्ट, ये ठीक, बहुत अच्छा सवाल आपका। अभी मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके मुख्य तौर पर 2 बड़े नुकसान हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत सारे प्रावधान हैं। एक प्रावधान तो प्रमुख रूप से ये है कि प्राइवेटाइजेशन का जो नियम है वो राज्य सरकारों के बजाय केंद्र सरकार के हाथ में आ गया। अब वो प्राइवेट रूट परमिट जो देने की पॉलिसी है, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो अडानी अंबानी जैसे बड़े लोगों को, जो हजारों हजार बसों को उनको चलाने की उनकी एक योजना है। जैसे अभी आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसें आएगी, वो बड़े जो लोग हैं वो उन बसों को चलाएंगे। जो आम जो लोग हैं, जो अपना छोटा जो कारोबार कर रहे हैं, जो मैक्सी कैब है या प्राइवेट बस लेके वो कर रहे हैं, वो उनका कारोबार सब बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है इसमें, प्राइवेटाइजेशन बड़े क्षेत्र पर होने पर सरकारी क्षेत्र है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बचेगा नहीं। अभी हरियाणा की बस पड़ोसी राज्यों में दूर दूर तक जाती है। आप देखिए, राजस्थान में, पंजाब में, यूपी में, मध्य प्रदेश तक, अभी ग्वालियर तक बसें हमारी जाती रही है, पर वो बसें नहीं जा पाएगी, कोई भी इंटरस्टेट बस कोई नहीं चलेगी। तब वो ये सबसे बड़ा नुकसान मोटर व्हीकल एक्ट 19 का ये है। दूसरा बड़ा नुकसान है कि ये जो भारी भरकम जो जुर्माने किए गए, वो जुर्माने मतलब किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। हम ये कहते हैं नियम फॉलो होने चाहिए, करने चाहिए हर तरह के, पर वो हर चीज़ की एक लिमिट होती है। छोटी सी कोई गलती है, मतलब 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 रुपये, इतने बड़े भारी भरकम जुर्माने लगते हैं, किसी के बस की बात नहीं है। उनको लागू करने के लिए ऐसे माहौल तैयार करना पड़ेगा। नियम को लागू करने के लिए यहाँ पर जो इस प्रकार का जो ढांचा नहीं है हमारे देश के अंदर, सड़कें नहीं है, पर वो नियम फॉरेन के विदेशों के नियम यहाँ पर लागू किए जा रहे हैं। इसलिए ये मोटर व्हीकल एक्ट का जो दुष्परिणाम है वो केवल कर्मचारियों पर नहीं, वो टोटल ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी मजदूरों के अलावा आम जनता पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। अलग अलग भाषा के लोग यहाँ पर आए हुए हैं क्या इस सम्मेलन में, क्या उनको इस तरीके से कोऑपरेट करने में कोई दिक्कत वगैरह किसी तरीके की आ रही है, कोई परेशानी? क्योंकि खान पान भी उनका अलग है, उनकी संस्कृति भी अलग है, उनको मैनेज करना एक बहुत बड़ा काम है।
हरियाणा में, और एक हिसार क्षेत्र में हो रहा है, तो आप जिस तरीके से संभाल रहे हो, क्या उसको सही तरीके से संभाल पा रहे हो या कोई दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पहले का भी बड़ा लंबा अनुभव है। ऐसी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हम पहले भी ऐसी करवा चुके हैं। AISGF की 2011 में और 17 में अखिल भारतीय किसान सभा की, उसमें भी हमें मौका मिला। STFI की, IFI की, ऐसी बहुत सारी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई है और हमारा अनुभव, हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट जो बंदे भी हैं जो हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी तमाम तरह की वो भाषाएं समझते हैं और उनके साथ अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। और किसी भी डेलीगेट प्रतिनिधि को इस प्रकार की कोई समस्या यहाँ देखने को आपको नहीं मिलेगी और अभी तक नहीं मिली है। जहाँ तक खान पान की है, खान पान हमारी इच्छा ये है कि पूरे हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर हरियाणा का जो खान पान बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं हरियाणा का खान पान उन सबको वो मिले। दूध दही का खाना, जहाँ पर हरियाणा की बात है, देसी घी का खाना है, वो सब हम कर रहे हैं। उसके अलावा ये भी हम ध्यान रख रहे हैं कि जो साउथ के दूसरे लोग हैं उनका किस प्रकार का जो खाना है वो खाना भी हम यहाँ पर जैसे है सादा जो खाना खाते हैं वो भी हमने यहाँ पर उनके लिए उपलब्ध करवाया है। जी, उन पे कुछ चर्चाएं? उन पे शामिल किया जा रहा है क्योंकि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है, STUs के जो दायरे हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं, तो वो जो है यहाँ हरियाणा में क्योंकि विभाग के तौर पे यदि हम देखते हैं तो एक हरियाणा ही बचा हुआ है। बाकी जगह तो निगम, कारपोरेशन, सरकार अलग अलग, उसमें हिमाचल में, राजस्थान में, गुजरात पे हमारे पड़ोसी राज्य है, पंजाब है जैसे, उसमें भी पनबस है और PRTC है, उनके नाम पे अलग अलग वो कर रहे हैं। परंतु विभाग के तौर पे एक अकेला हरियाणा रोडवेज बचा है और रोडवेज के कर्मचारी ने आम जनता के साथ मिलकर इस लड़ाई को बहुत बेहतर ढंग से लड़ा है और जनता का सपोर्ट मिला है, तो इसलिए हम यहाँ ट्रांसपोर्ट को बचा पा रहे हैं।